हेलो स्टूडेंट्स। तो आज मैं आपके लिए जो कविता पढ़ करके समझाने जा रहा हूँ उसका नाम है मातृभूमि मेरी। ये कविता 6 क्लास के बच्चों की किताब से है। किताब का नाम है झरना, पहला चैप्टर। एक खास बात में है, वो खास बात ये है कि इस कविता की रिक्वेस्ट मेरे पास में आई थी। और बताऊँ कहाँ से रिक्वेस्ट आई है? ये अब रिक्वेस्ट है साउथ अफ्रीका के एक स्टूडेंट से। नहीं मानोगे ना आप? एक बार में माननी चाहिए, क्योंकि ऐसा है कि जहाँ भी विदेशों में हमारे भारतीय लोग रहते हैं वो अभी भी हिंदी भाषा की इज्जत करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, और वो हिंदी पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। तो ज़्यादा बातें नहीं करता, चैप्टर शुरू करते हैं। कविता का नाम है मातृभूमि मेरी। मातृभूमि का मतलब क्या है? मातृभूमि शब्द में दो शब्द हैं। भूमि का मतलब जमीन, और मातृ, मातृ किसके लिए कहते हैं? माँ के लिए कहते हैं। तो ये जो हमारा भारत देश है ना, इंडिया, वही तो हमारी मातृभूमि है। उसी के बारे में है ये कविता, भारत के बारे में, राष्ट्र के बारे में। तो ये कविता राष्ट्र प्रेम से जुड़ी हुई है, देशभक्ति से जुड़ी हुई है, पैट्रियोटिज्म से जुड़ी हुई है। इस कविता में हम लोग सीखेंगे कि हमारी भारत भूमि का भौगोलिक और प्राकृतिक रूप से क्या महत्व है। भौगोलिक, ज्योग्राफिकल, और प्राकृतिक मतलब यहाँ पर नेचुरल ब्यूटी क्या क्या चीज़ें हैं, नेचुरल रिसोर्सेज क्या क्या हैं। नेचुरल रिसोर्सेज में क्या आ जाता है? नेचुरल रिसोर्सेज में आ जाता है कि भाई आपके देश की मिट्टी कैसी है, पहाड़ हैं कि नहीं, नदियाँ हैं कि नहीं, जंगल हैं कि नहीं, मिट्टियों में किन किन चीज़ों की खाने हैं, है ना, और मिट्टी जो है वो कितनी उपजाऊ है। ऐतिहासिक और पौराणिक दृष्टि से भारत भूमि का क्या महत्व है ना। तो इसका जो हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस है वो भी हम लोग जानेंगे कि हमारे देश का हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस क्या रहा है। कविता में आगे बढ़ते हैं। ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है, नीचे पखार पगतल नित सिंधु झूमता है, गंगा पवित्र यमुना नदियां लहर रही। तो एक बार मैं कविता की सारी लाइंस पढ़ जाऊंगा, उसको दोबारा जब पढ़ेंगे तो इसे लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करेंगे। कि ऊंचा खड़ा हिमालय, हिमालय आकाश चूमता है, नीचे पखार पगतल नित सिंधु झूमता है, गंगा पवित्र यमुना नदियां लहर रही हैं। वह पुण्य भूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी, वह स्वर्ण भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। झरने अनेक झरते जिसकी पहाड़ियों में, चिड़िया चहक रही हैं हों मस्त झाड़ियों में। अमराइयाँ घनी हैं कोयल पुकारती है, बहती मलय पवन है तन मन संवारती है। वह धर्म भूमि मेरी, वह कर्म भूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। जन्मे जहाँ थे रघुपति, जन्मी जहाँ थी सीता, श्री कृष्ण ने सुनाई वंशी पुनीत गीता। गौतम ने जन्म लेकर जिसका सुयश बढ़ाया, जग को दया दिखाई, जग को दिया दिखाया। वह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। तो इस कविता के लेखक हैं पंडित सोहन लाल द्विवेदी जी। कौन है? पंडित सोहन लाल द्विवेदी जी। आप देखोगे कि आपके आने वाले हिंदी के चैप्टर्स में, अगली क्लासेस में आप सोहनलाल द्विवेदी जी की कुछ और भी कविताएं पढ़ पाओगे। थोड़ा सा कवि का परिचय हम लोग पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, तो कविता के भाव समझना ज़्यादा आसान होगा। क्योंकि अक्सर हर कवि की कविता लिखने की अपनी अलग शैली होती है, वो किसी खास विषय पर लिखा करते हैं। तो प्रसिद्ध राष्ट्रकवि पंडित सोहनलाल द्विवेदी जी का जन्म सन 1906 में उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के बिंदकी गांव में हुआ था। इनकी रचनाएं ओजपूर्ण एवं राष्ट्रीयता की परिचायक हैं। राष्ट्रीयता की भावना, पैट्रियोटिज्म की भावना, नेशनलिज्म की भावना अक्सर दिखेंगे। इनके प्रयाण गीत आज भी सामूहिक रूप से गाए जाते हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं भैरवी, पूजा गीत, सेवाग्राम, प्रभाती, युगाधार और चेतना, है ना।
तो अक्सर मोटिवेट करने वाली कविताएं भी पंडित सोहनलाल द्विवेदी जी की लिखी हुई मिल जाती हैं। आप देखेंगे आने वाले समय में। आप चाहो तो यूट्यूब चैनल में, मेरे चैनल पर आप अगर सोहनलाल द्विवेदी लिख करके सर्च करो तो इनकी जो जो कविताएं मैंने पढ़ करके समझाई हैं वो भी आपको दिख जाएंगी। शब्द ज्ञान, इसे जरा सा एक बार दोहरा लेते हैं तो फिर कविता में जो जगह जगह पर इन विशेष शब्दों का प्रयोग हुआ है वो समझना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो पखारना का मतलब होता है पानी से धोना, अक्सर पैर पखारने की बात होती है, पैर धोने की बात होती है। पग तल, पग का मतलब पैर है और तल उसका तालु, तलुआ नीचे का हिस्सा, पैरों का निचला भाग तलुआ। नित, रेगुलर, रोज, लगातार। अमराई, अमराई का मतलब है आम का बगीचा, मैंगो ऑर्चर्ड। ओके। पुनीत का मतलब होता है होली, पवित्र। सुयश, यश, यश और प्रसिद्धि, तो अगर अच्छे कामों से प्रसिद्धि होती है, पॉपुलर होते हैं आप, तो वो सुयश है, सुकीर्ति है। लोग आपके बारे में अच्छी चर्चा कर रहे हैं, आपकी तारीफ कर रहे हैं। तो वापस मैं अब कविता की पहली लाइन से इसे दोबारा एक्सप्लेन करूंगा। ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है। तो अगर मैं कहूँ कि आपने हिमालय, अच्छा हिमालय के बारे में क्या जानते हो आप? हिमालय कहाँ लोकेटेड है? इंडिया का मैप देखा है? इंडिया का मैप, तो इंडिया का मैप अगर आप देखोगे तो अक्सर इसमें ये जो हिस्सा है, ये जम्मू कश्मीर और चाइना के पास वाला एरिया जो है वही तो है हिमालय का एरिया। कई बार आप कुछ कविताओं में ये भी लिखा हुआ देखोगे कि हमारे उत्तर में हिमालय हमारी रखवाली करता है। ये है ना इंडिया का मैप। तो आप पता करोगे कि हिमालय कहाँ लोकेटेड है, तो हिमालय इस हिस्से से इस हिस्से में लोकेटेड है ना? हिमालय पर्वत यहाँ पे है। जैसे ये तो एक पॉलिटिकल मैप है, अगर आप ज्योग्राफिकल मैप देखोगे तो इसमें आपको आसानी से भारत के उत्तर में हिमालय दिख जाएगा। मैं देखता हूँ क्या एक ज्योग्राफिकल, ये है ज्योग्राफिकल मैप, तो इसे मैं आपको दिखाता हूँ। तो उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम दोनों बातें स्पष्ट होंगी कि उत्तर में हिमालय कहाँ पे है। अब आप देख रहे हो ना आसानी से, ये ये है हिमालय, इसी जगह को मैंने लोकेट किया था। और आगे की पंक्तियों में लिखा है कि सिंधु इसके पग धोता है, तो सिंधु का मतलब यहाँ पर सागर से है, समुद्र से है। तो आप देख रहे हो ना, ये समुद्र वाला एरिया है, ये यहाँ पे समुद्र है। तो कवि कहते हैं सोहन लाल जी कि ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है। वो उन्होंने ये कहने की कोशिश की है कि कहीं न कहीं हमारे उत्तरी क्षेत्र से सटा हुआ जो हिमालय पर्वत है वो आकाश को चूमता है, इतना ऊंचा है। और नीचे सागर, समुद्र हमारे देश के पैर को धोता है ना, और झूमता रहता है। रोज महासागर जो हैं वो हमारे देश के पैरों वाले हिस्से को धोते हैं, पखारते हैं। पखारना शब्द आप वहां पर देखोगे जहां पर ऐसा होता है ना कि अक्सर लोग किसी बुजुर्ग को, किसी पंडित जी को, किसी महान आदमी को जब वो उनके घर आते हैं तो उसके पैर पखारने की बातें होती हैं। गंगा पवित्र, यमुना नदियां लहर रही हैं। तो हमारे देश की दो जो सबसे पवित्र नदियां हैं, पवित्र होने का मतलब इतना पवित्र होना कि लोग उनकी पूजा करते हैं, तो इसीलिए लिखा है कि हमारे देश में दो पवित्र नदियां गंगा और यमुना भी बह रही हैं। हम लोगों ने कहा था ना ऊपर में कि इस कविता में एक्चुअली में
अपनी मातृभूमि की तारीफ की गई है। साथ साथ में इसके जो प्राकृतिक संपदा है उसका बखान किया गया है, जो ज्योग्राफिकल डेटा है उसके बारे में बताया गया है, इसकी हिस्ट्री के बारे में बताया गया है, गुणगान किया गया है भारत का, अपने देश का, मातृभूमि का। फिर आगे कवि कहते हैं कि यह पुण्य भूमि मेरी, यह जन्मभूमि मेरी, यह स्वर्ग भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। कि ये जो भारत देश है ये बहुत ही पुण्य जमीन है ना, बहुत ही होली प्लेस है, ये हमारा बर्थ प्लेस है, ये मेरी जन्मभूमि है। साथ साथ वो ये भी कहते हैं कि ये स्वर्ण भूमि है। अब दुनिया में जो भी कीमती चीज़ें हों, सुंदर चीज़ें हों, तो उसकी तुलना लोग सोने से ही तो करते हैं ना, गोल्ड से ही करते हैं। तो इतना मूल्यवान है हमारा देश कि हम इसे स्वर्ण भूमि कहते हैं, ये जो हमारी मातृभूमि भारत है। आगे कवि कहते हैं कि झरने अनेक झरते जिसकी पहाड़ियों से। तो भारत में बहुत सारी पहाड़ियाँ भी हैं और बहुत सारे झरने हैं। आप उत्तराखंड में चले जाओ, वहाँ पर आपको झरने मिलेंगे, हिमाचल प्रदेश में झरने मिलेंगे। झरने झील वगैरह हमारे देश में कई इलाकों में फैले हुए हैं, इससे हमारे देश की प्राकृतिक सुंदरता बढ़ जाती है। तो कवि कहते हैं कि झरने अनेक झरते जिसकी पहाड़ियों से चिड़िया चहक रही हैं, हो मस्त झाड़ियों में। तो हमारे देश में जो इतने सारे जंगल हैं, उद्यान हैं, बगीचे हैं, तो स्वाभाविक है उन सब में अलग अलग तरह के पक्षी भी विचरण करते हैं, उड़ते हैं। वो अपनी मधुर आवाज़ों में, कोयल कूकती है, कौवा अलग आवाज़ में करता है, मैना गाती है, तोता कुछ और बोलता है, मोर भी आवाज़ निकालते हैं। अमराइयाँ घनी हैं, कोयल पुकारती हैं। आम के बगीचे भी हमारे देश में बहुत सारे हैं, आम के बड़े बड़े बागान, जहाँ जब मंजर का मौसम होता है, हाँ, मार्च अप्रैल का, मार्च का मौसम, बसंत का, तो उसमें अक्सर आम के बगीचों में कोयल के पुकारने की कू कू की आवाज़ आती है। बहती मलय पवन है, तन मन संवारती है, और उस समय जो बड़ी प्यारी सी हवा बहती है उससे हमारा तन मन बिल्कुल स्वच्छ हो जाता है, पवित्र हो जाता है, हम एक्टिव हो जाते हैं, एनर्जेटिक हो जाते हैं। तो ये तारीफ की है कवि ने हमारे देश में बहने वाली नदियों की, झरनों की, चिड़ियों की, आम के बगीचे में गाने वाले पक्षियों, कोयल की, और हमारे देश में बहने वाली हवा के बारे में। फिर कवि फिर से कहराते हैं, क्या कहते हैं वो? अब वो कहते हैं कि वो धर्म भूमि मेरी, मतलब यही वह जमीन है जहाँ मुझे अपना धर्म निभाना यही वो जगह है जहाँ मुझे अपना कर्म निभाना है ना। और ये मेरी प्यारी जन्मभूमि, ये जो मेरी मातृभूमि है। तो थोड़ा सा गीत के, थोड़ा सा वंदना के स्टाइल में ये कविता लिखी गई है, जिसमें कवि बार बार भारत देश के पहाड़ों की, नदियों की, बगीचों की, झरनों की तारीफें कर रहे हैं और साथ साथ में याद दिलाते हैं, और ये कहना चाहते हैं कि उन्हें कितना गर्व महसूस होता है कि यही जगह है जो हमारी धर्म भूमि है, ये मेरी कर्म भूमि है, ये मेरी जन्म भूमि है, ये मेरी पुण्य भूमि है। आगे की लाइनों में यहाँ पर थोड़ा सा हिस्टोरिकल पॉइंट्स को बताया गया है। जन्मे जहाँ थे रघुपति, रघुपति का मतलब है राम, भगवान राम, श्री राम। श्री राम का जन्म यहीं तो हुआ था ना, भारत में, उत्तर प्रदेश के अयोध्या में। उत्तर प्रदेश अयोध्या में मैं 11-12 साल तक रहा हूँ। अब तो वहाँ पर काफ़ी अच्छा मंदिर बन गया है, बड़ी खुशी की बात है। तो सोहन लाल जी कहते हैं कि जन्मे जहाँ थे रघुपति, जन्मी जहाँ थी सीता। तो श्री राम का जन्म यूपी में हुआ, और सीता जी का जन्म कहाँ हुआ है पता है? ये जनकपुर में हुआ है। जनकपुर कहाँ है? तो जनकपुर बिहार के सीतामढ़ी से सटी हुई जगह है। जनकपुर का कुछ हिस्सा नेपाल में भी है ना, सीतामढ़ी। उस जगह का नाम सीतामढ़ी भी इसीलिए है क्योंकि वहीं पर सीता जी का जन्म हुआ था। इस जगह से भी मेरी यादें जुड़ी हुई हैं, चूँकि सीतामढ़ी के ही
एप्टेक सेंटर में मैंने अपना करियर शुरू किया था कंप्यूटर टीचर के रूप में। श्री कृष्ण ने सुनाई वंशी पुनीत गीता। हाँ, हम लोगों ने ये सीखा कि प्रभु श्री राम का जन्म अयोध्या भारत में हुआ था, उत्तर प्रदेश में। सीता जी का जन्म हुआ था सीतामढ़ी बिहार में। श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, कहाँ जन्म हुआ था? मथुरा वृंदावन में, है ना, और वो भी उत्तर प्रदेश की जगह है। और श्री कृष्ण की तस्वीर यहाँ पे है कि वो कैसे बचपन में वंशी बजाया करते थे और आगे चल करके बड़े होने पर पुनीत गीता, पुनीत का मतलब है पवित्र, और गीता जैसे ईसाई लोगों के लिए बाइबिल उनका पवित्र ग्रंथ है, मुस्लिम लोगों के लिए कुरान उनका पवित्र ग्रंथ है, उसी तरह से गीता हमारे हिंदू लोगों के लिए बहुत ही पवित्र ग्रंथ है। दूसरे धर्मों के लोग भी, बड़े बड़े फिलोसफर भी इस पवित्र गीता का पाठ करते हैं और कहते हैं कि इसमें दुनिया के सारे सवालों का जवाब है। जिंदगी में जितने भी तरह की समस्याएं उठती हैं उनका जवाब गीता के उपदेश में छिपा हुआ है। आप सब लोगों को भी बड़े होकर की गीता पढ़नी चाहिए। गौतम ने जन्म लेकर जिसका सुयश बढ़ाया, जग को दया दिखाई, जग को दिया दिखाया। गौतम का मतलब है गौतम बुद्ध। तो आपको भगवान बुद्ध, गौतम बुद्ध के बौद्ध धर्म के बारे में मालूम होगा। ये धर्म इतना बढ़िया माना जाता है कि ये भारत ही नहीं, भारत के अलावा श्रीलंका, इंडोनेशिया, चाइना, जापान, इन सब देशों में भी ये बड़ा पॉपुलर हुआ। तो गौतम बुद्ध के जो उपदेश हैं, जिसमें उन्होंने मध्यम मार्ग पर चलना सिखाया और साथ में दुनिया को दिखाया कि हमें लोगों के प्रति दया का भाव रखना चाहिए। और जग को दिया दिखाया, जग को दिया दिखाने का मतलब है उपदेश दे करके, उपदेश दे करके जग की अंधेरे को हरना। लोगों के मन में जो अंधेरा था उसको उन्होंने दूर करने का काम किया अपने उपदेश से, धर्म का ज्ञान दे करके। इसीलिए लिखा है कि गौतम बुद्ध जी ने इसी मातृभूमि भारत में जन्म लिया और यहाँ के लोगों को दया दिखाया, यहाँ के लोगों को उपदेश दे करके उनकी ज्ञान में, जानकारी में बढ़ोतरी की। फिर उसके बाद आखिर में कवि याद करते हैं और कहते हैं कि वह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। युद्ध भूमि क्यों? युद्ध भूमि कहने का मतलब है कि यहाँ पर महाभारत का युद्ध हुआ था ना, महाभारत का युद्ध, बहुत बड़ा युद्ध हुआ था वो। श्री कृष्ण के समय की बात है ये, कौरव और पांडवों के बीच में हुआ था। जिन बच्चों को महाभारत की कहानी सुननी हो तो मैंने ना महाभारत के सारे चैप्टर्स की रिकॉर्डिंग करके अपलोड किया हुआ है। एक प्लेलिस्ट बना करके उसमें डाल दूंगा, उसका नाम है बाल महाभारत। ये जो लेक्चर मैं अपलोड करूंगा तो इसके भी आगे पीछे के चैप्टर्स में आपको बाल महाभारत के लेक्चर्स मिल जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर बुद्ध का जन्म हुआ था इसीलिए लेखक इसे बुद्ध भूमि कह रहे हैं। बुद्ध भूमि का मतलब गौतम बुद्ध का जन्म होने से है, साथ साथ ही बुद्धि के भंडार होने से भी मतलब है इसका। वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। तो बच्चों, हम लोगों ने इस कविता में क्या देखा कि कवि सोहन लाल द्विवेदी जी किस तरीके से अपनी मातृभूमि भारत का गुणगान कर रहे हैं और बताते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर हिमालय जैसे ऊंचे पर्वत हैं, तो गंगा और यमुना जैसी पवित्र नदियाँ बहती हैं। हमारे देश में धन धान्य की कमी नहीं है, हरियाली की कमी नहीं है। हमारे यहाँ आम के बगीचों में कोयल और बाकी सारे पक्षी घूमते हैं, मतलब हमारे यहाँ फल फूलों के बागान की भी कमी नहीं है। फिर वो इसके महत्व को बताते हुए ये भी कहते हैं कि यही वो जगह है, यही वह भूमि है जहाँ पर श्री राम का जन्म हुआ था और सीता जी का जन्म हुआ था। यही वह जगह है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया था, बचपन में उन्होंने बंसी बजाई और साथ में बड़े होकर के लोगों को गीता का उपदेश दिया। फिर आगे कवि बताते हैं कि ये वही जगह है जहाँ पर गौतम बुद्ध ने जन्म लेकर के इस जगह का मान बढ़ाया। उन्होंने लोगों को दया का उपदेश दिया,
धर्म का उपदेश दिया और साथ में जग को, संसार को नया रास्ता दिखाने की कोशिश की। तो कहने का मतलब है कि कवि फूले नहीं समाते हैं, उन्हें बार बार गर्व हो रहा है कि हमारा देश इतना महान है, जो युद्ध भूमि, बुद्ध भूमि, जन्मभूमि, पुण्य भूमि सब कुछ है मेरे लिए, और ये हमारी मातृभूमि है। हमें अपनी मातृभूमि को नमन करना चाहिए, इनके प्रति श्रद्धा का, रिस्पेक्ट का भाव रखना चाहिए। तो इसके साथ ही इस कविता का पाठ मैं यहाँ पर खत्म करता हूँ। जल्दी मिलते हैं हम लोग एक नए चैप्टर में। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग विथ न्यू एज कोचिंग। और हाँ, मेरा चैनल न्यू एज कोचिंग, उसे शेयर करना, सब्सक्राइब करना भूलना नहीं, है ना। और अपने कमेंट्स भी ज़रूर डालना। और आप कमेंट्स में ये भी लिख सकते हो कि आपको मुझसे किस चीज़ के बारे में लेक्चर चाहिए, जानकारी चाहिए, क्योंकि मैं महीने में कुछ दिनों में कभी कभी ऑन डिमांड लेक्चर डाला करूँगा, और ये लेक्चर भी ऑन डिमांड लेक्चर की सीरीज का ही है। जल्दी मिलते हैं। हैप्पी लर्निंग विथ न्यू एज कोचिंग।